बेटा बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ इथाइन की, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ इथाइन जो है हमारे पास ये एसिडिक बिहेवियर है। अच्छा, एसिडिक बिहेवियर किसका है? ये एसिडिक बिहेवियर बेटा इथाइन का है, ठीक है ना। अब इस चीज को जरा सा समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, मेरे पास एक कंपाउंड है इथीन, इसका मैंने रिएक्शन करवाया विद NaOH, मतलब मैंने इसका रिएक्शन NaOH के साथ कराना चाहा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। अब मैंने एक और अनसैचुरेटेड ही कंपाउंड लिया जो कि है इथाइन, और इसका रिएक्शन जब मैंने NaOH के साथ करवाया तो 2 मोलर अगर NaOH के साथ इसका रिएक्शन हुआ तो ये बना Na C ट्रिपल बॉन्ड विद Na प्लस H2O। अच्छा, ये जो कंपाउंड यहाँ फॉर्म हुआ है, इस कंपाउंड का नाम है सिल्वर इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एसिटिलाइड। अच्छा, एक बात बताऊं, ये जो कंपाउंड है ना सोडियम एसिटिलाइड, ये कंपाउंड जनरली अगर मैं बात करूं तो ये एक सॉल्ट है, और H2O आपको पता है कि क्या होता है भाई, ये वाटर है। अच्छा, रिएक्टेंट जो हमने मिलाया था वो एक स्ट्रॉन्ग बेस थी। बेटा बचपन से एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जब भी कभी एसिड और बेस आपस में मिलते हैं तो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन याद है किसी को? यस सर। शुक्र, याद तो है किसी को। अच्छा, आवाज यस की एक ही आई, इसका ये मतलब होता है कि याद भी सिर्फ एक ही को है। न्यूट्रलाइजेशन कहते नहीं हैं ना? सर, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। हाँ हाँ बिल्कुल जी सर, याद है। तो बेटा यस बोलने में शर्म आ रही है, होठों पे तो मेहंदी नहीं लगी ना। तो एसिड और बेस जब भी एक दूसरे से मिलते हैं, नतीजे में क्या बनता है बेटा? सॉल्ट और वाटर। और ये रिएक्शन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। अब यहाँ अगर इस रिएक्शन पर आप नजर सानी करें तो ये बना एक सॉल्ट, ये बना एक वाटर। सॉल्ट और वाटर बना है, रिएक्टेंट कौन है? ये है स्ट्रॉन्ग बेस। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं सॉल्ट और वाटर प्रोडक्ट में हासिल कर रहा हूँ, रिएक्टेंट एक बेस है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली दूसरी चीज क्या होगी? क्या होगी? एसिड। एसिड। डेफिनेटली दूसरी चीज एसिड होनी चाहिए, ठीक है। तो जब भी कभी एसिड बेस के साथ मिल रहा है तो सॉल्ट और वाटर बन रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा परेशान कौन क्या है कि सर देखें, यहाँ पर ये जो इथाइन है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और आप चीख चीख के बताते आए हैं अब तक कि ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है अनसैचुरेशन। सर जब ये अनसैचुरेटेड है तो
इसको तो मतलब सैचुरेशन की तरफ जाना चाहिए ना, यानी इसको एडिशन रिएक्शन की तरफ जाना चाहिए। यहाँ पर तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा है, तो इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का तो सर कोई तुक ही नहीं बन रहा अगर ये अनसैचुरेटेड है तो। और आप इस तरीके से देख लेना भाई, देखें इथीन भी अनसैचुरेटेड होता है, इथीन ने NaOH के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं किया। अगर ये इथाइन इसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो इसको एडिशन रिएक्शन करना चाहिए ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कर रहा है? यानी कि ये जो एडिशन सब्स्टिट्यूशन एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। ऑब्जेक्शन जायज है भाई? जी सर, आपने ये बोला जी था ना सर। कि तो अगर ऑब्जेक्शन जायज है तो फिर आपके सवाल का जवाब दे देते हैं। ये लीजिए आपके सवाल का जवाब। सवाल क्या है कि भाई इथीन न्यूट्रल होता है जबकि इथाइन एसिडिक होता है, तो सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है? Ethene is neutral while ethyne is acidic in nature. Why? Why all this happens? तो अब इस why का जवाब मैंने यहाँ पर बड़ी तफसीली तौर पर लिख दिया है, तो अब आप ये पूरा पढ़ लीजिए एक मर्तबा, हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर आपको समझ में आ जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आती हैं तो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है, फिर हम समझा देंगे आपको। लेकिन शर्त यह है कि आप लोग पहले ज़रा एक मरतबा इसका मुताल्ला कर लें तो ज़रा अच्छा हो जाएगा। मैं इसकी एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसको पूरा स्क्रीन पे फिट नहीं हो रहा है, थोड़ा फिट कर लेते हैं पहले। हाँ, अब ये हो जाएगा फिट। चलो भाई, अब ज़रा पढ़ लो जल्दी से। हाँ, तो ये जो मैं ये कह रहा था कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सबसे बड़ी होती है, डबल की उससे छोटी होती है और ट्रिपल की सबसे छोटी होती है। यानी कि जितने ज़्यादा तादाद में बॉन्ड होते जाएंगे सिंगल डबल ट्रिपल, तो उतनी ही कुर्बत एटम्स की एक दूसरे की तरफ बढ़ती चली जाएगी ना। अब होता क्या है कि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल इस ट्रिपल बॉन्ड इथाइन मॉलिक्यूल की, तो ये दोनों कार्बन के एक एक ऑर्बिटल जो है ना, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सिग्मा बॉन्ड से यहाँ पर जुड़े हुए हैं ये वाले, ठीक है। अब पाई बॉन्ड कहाँ है भाई? पाई बॉन्ड भी यही होगा ना, ये एक कार्बन का एक ऑर्बिटल पाई बॉन्ड के लिए और ये दूसरे कार्बन का एक ऑर्बिटल अवेलेबल फॉर पाई बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसकी वजह से ये जो दो इलेक्ट्रॉनिक मतलब इस वाले कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन और इस वाले कार्बन के दो इलेक्ट्रॉन, ये जो चार इलेक्ट्रॉन होंगे ये इस न्यूक्लियर एक्सिस के बीच में इस पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज हो जाएंगे। लोकलाइज का मतलब क्या होता है? दो लफ्ज आपके सामने आएंगे अभी इस चैप्टर में, एक लोकलाइज और एक डीलोकलाइज। लोकलाइज का मतलब होता है पोजीशन का मुस्तहकम हो जाना, यानी कि किसी एक जगह पर रुक जाना। जैसे कि ये अभी एक कमरे में हूँ मैं अपने घर के, और मैं इस कमरे में समझ लें सुबह 12 बजे से लोकलाइज हूँ और शाम के रात के कोई 8:30 बजे तक इसी कमरे में लोकलाइज रहूँगा, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मेरी लोकेशन हो गई। और डीलोकलाइजेशन क्या है? रात 8:30 बजे के बाद मैं कहाँ हूँगा ये मुझे भी नहीं पता, मैं मुख्तलिफ जगहों पर हूँगा। तो वो डीलोकलाइजेशन है, नॉट अ फिक्स पोजीशन। और लोकलाइजेशन क्या है कि एक फिक्स पोजीशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन जो दो थे, ये इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स और इस कार्बन के भी दोनों इलेक्ट्रॉन, वो वाले जो पाई बॉन्डिंग कर रहे हैं, वो इस पर्टिकुलर रीजन में लोकलाइज हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बॉन्डिंग वाले ऐसा क्यों नहीं करते? देखो सिग्मा बॉन्ड वाले तो बेचारे फिक्स हो गए ना, वो तो उनका तो अब जिंदगी भर का ठिकाना यही रहेगा कि इस एटम से उस एटम, उस एटम से इस एटम, उस एटम से इस एटम, इस एटम से उस एटम, बस इनको अब जिंदगी ऐसी गुजारनी है। लेकिन पाई बॉन्ड वाले इस पूरे रीजन के बादशाह होते हैं। ये पाई बॉन्ड जो है ये इस पूरे रीजन में मूव करते हैं, सही है। अब इसकी वजह से क्या होगा, अगर मैं एक इथीन मॉलिक्यूल की तरफ नजर डालूं, तो ये वाला जो रीजन होगा आपके पास, ये वाला रीजन,
ये वाला रीजन, इस रीजन में इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी वो बहुत ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी इस पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन की जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर इस रीजन में ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली कार्बन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। कार्बन या ये पूरा जो रीजन होगा ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और इस रीजन के ऑपोजिट जो रीजन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ये वाली बात समझ में आ गई? अब सर फिर Yes. एक बात मैं पहले यहाँ पर ये वाजह कर दूं, कोई ये ना समझे कि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया। मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे तादाद के बढ़ने की वजह से इस रीजन में नेगेटिविटी ज्यादा हो गई है। अगर मैं अभी जिस कमरे में बैठा हूं, इस कमरे में अगर मैं आग जला दूं, भले ही मैं उस आग पर नहीं जाऊंगा, उस आग पर जाकर बैठ नहीं रहा, अपने पिछवाड़े को लाल सेक नहीं रहा, लेकिन फिर भी इस कमरे में बैठे बैठे मुझे उस आग की वजह से तपिश जरूर मिलेगी, उस आग की वजह से हीट जरूर मिलेगी। तो यहाँ पर भी केस कुछ ऐसा ही है कि इलेक्ट्रॉन की सिर्फ इंक्रीज पॉपुलेशन की वजह से यहाँ पर नेगेटिविटी क्रिएट हो गई है इस रीजन में। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक किसी रीजन में नेगेटिविटी क्रिएट हुई है तो उसके ऑपोजिट पैरेलल रीजन में कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी जरूर क्रिएट होगी। ये एक फिक्स रूल है, अगर कहीं नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है तो ऑपोजिट पैरेलल रीजन में पॉजिटिविटी क्रिएट होगी, एंड इफ कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है तो देन उसके ऑपोजिट पैरेलल रीजन में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी क्रिएट जरूर होगी। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। उसको अभी आप जाने दीजिए, फिजिक्स में वैसे भी आप लोग ये सारी चीजें बहुत पढ़ रहे होंगे, तो मैं उसकी तरफ नहीं जा रहा। तो इस रीजन में चूंकि नेगेटिविटी क्रिएट हो गई तो दीज हाइड्रोजन विल बिकम पार्शियली पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? सर तो दूसरी जगह फिर ये क्यों नहीं करता ऐसा बिहेव? दूसरी जगह ऐसा बिहेव क्यों नहीं करते, इसका जवाब मैं अगर थोड़ी देर में दूं चलेगा? जी सर। यहां तक की बात समझ में आ गई? जी सर। अच्छा, 9 क्लास में एक थ्योरी पढ़ी थी हमने, ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ब्रॉन्स्टेड लॉरे कहता था कि जो सब्सटेंस भी H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा, जो सब्सटेंस भी H पॉजिटिव आयन डोनर होगा वो एसिड होगा। अब अगर इथाइन मॉलिक्यूल में H पर पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं और किसी रिएक्शन में ये पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव जब मॉलिक्यूल में रहकर है, तो जब ये अलग होगा तब तो ये पूरा पॉजिटिव होकर अलग होगा। तो अगर किसी मॉलिक्यूल पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गए तो जब वो अलग होगा तो पूरा पॉजिटिव होगा, अलग होगा। तो ऑटोमेटिकली दिस रीजन, मतलब ये जो H पॉजिटिव आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? इथाइन में से आ रहा है ना। तो इथाइन कैसे बिहेव कर रहा है? एसिडिक बिहेव कर रहा है, क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो एसिडिक बिहेव करेगा। बात समझ में आई? अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरे थ्योरी। बोलो भाई, हजम हुआ? सर Yes. तो अब इसमें से मिला H पॉजिटिव और Na में से मिला OH नेगेटिव, मिलकर क्या बन गए? वाटर। Na अल्टीमेटली आकर रिप्लेस कर जाएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी कि कार्बन के साथ जुड़कर सोडियम एसिटिलाइट बना देगा। एक सवाल मुझसे हुआ कि सर इस तरह की हरकत कहीं और क्यों नहीं हो रही? बेटा देखो, बात तो सही है, क्वेश्चन वैलिड है कि सर इस तरह का बिहेवियर कहीं और भी शो करना चाहिए, लेकिन हमारे पास इस दुनिया में अल्लाह की कुदरत ऐसी है कि कुछ चीज़ें एसिड हैं और कुछ चीज़ें बेस हैं। अब इनके ऊपर तुम कुछ भी कर लो, ये एसिड ही रहेंगे, ये एसिड की तरह ही नज़र आएंगे, ये अपनी पहचान नहीं छुपा सकते। इनके ऊपर कुछ भी कर लो, ये बेसी हैं, बेसी की तरह नज़र आएंगे, ये अपनी पहचान नहीं छुपा सकते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्होंने अपनी पहचान छुपाई हुई होती है, जिसे हम कहते हैं एम्फोटेरिक। ये चीज़ों का काम ये होता है कि अगर इसको किसी बेस के साथ मिलाया तो ये एसिड बन जाएगा, और अगर किसी एसिड के साथ मिलाया तो ये बेस बन जाएगा।
लेकिन सर इथाइन बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ये तो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। जब मैंने इथाइन का रिएक्शन एसिड से करवाया था तो इसने अपने ऊपर हाइड्रोजन और क्लोरीन को ऐड किया था, ऐसा ही है ना? जी सर। अब तुम्हें एक चीज बताऊं, H पॉजिटिव आयन डोनर कौन होता है? एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से H पॉजिटिव आयन एक्सेप्टर पता है कौन होता है? बेस। इस HCl में से मिलेगा H पॉजिटिव, तो वो H पॉजिटिव को किसने कबूल किया? इथाइन ने। तो यहाँ तो इसने बेस की तरह काम किया सर, तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ। असल में कुछ चीज़ों की जो अपनी खासियत होती है ना एसिड या बेस की, ये तब तक जाहिर नहीं होती जब तक ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ मिलते नहीं। ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के साथ मिलेंगे तो ही ये अपनी खासियत देंगे। जैसे पेट्रोल का काम है इंजन चलाना जलकर, लेकिन अगर उसी भरे हुए एक पेट्रोल के गैलन में मैं एक माचिस की तीली जलाकर डाल दूं, आए है क्या मजा आएगा। पेट्रोल की खासियत थी भड़कने की, जलने की, लेकिन तब तक उसने अपनी इस खासियत को छुपा कर रखा था जब तक माचिस की तीली नहीं लगी। ऐसे हमारे पास बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं बेटा जो अपनी खासियत को, अपने आप को छुपा के रखते हैं अनटिल एंड अनलेस वो सामने आने वाली चीज के साथ रिएक्शन ना करने जा रहे हैं। इज दैट क्लियर? सर एक Yes, sir. सवाल था, हाँ पूछो। जैसे यहाँ पे आपने NaOH से रिएक्शन करवाया इसका, ये भी एक बेस था और ऊपर शायद आपने करवाया था वो KOH बना था मेरे ख्याल से। एल्कोहलिक KOH। वो भी तो एक तरीके से बेस था, तो उसने वहां पे ऐसा क्यों नहीं किया? बेटा वहां पर उसने हेलोजन निकाला था, यहाँ पर हेलोजन थोड़ी था मॉलिक्यूल के अंदर। सर हेलोजन निकालने के बाद भी मतलब रिएक्शन खत्म हो गया था वो। नहीं तो हेलोजन निकालना वहां पे हेलोजन वो इसलिए निकाल रहा था बिकॉज अल्कलीज आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स हेलोजन। वो रिएक्शन और ये रिएक्शन बिल्कुल अलग है एक दूसरे से, कोई कंपैरिजन नहीं है इनका बेटा। वहां पर तुम ये कह रहे हो कि अगर मिसाल के तौर पे मैं इथीन का रिएक्शन, इथीन ले लूं और इथीन का रिएक्शन मैं KOH के साथ करवा दूं, एल्कोहलिक KOH के साथ, ना कुछ नहीं होगा। ये बात तो मैंने अभी ऊपर भी कही है ना। बेस चाहे NaOH हो, यहाँ पर जो ये देखो NaOH हो या KOH हो, रिएक्शन थोड़ी होगा, रिएक्शन पैटर्न तो सेम रहेगा ना। जी यहाँ सर। पर अल्काइल हैलाइड होता तो सर एल्कोहलिक KOH के होने का फर्क पड़ता, क्योंकि K जो है वो फिर क्लोरीन को अपने पास खींच लेता ना। क्लियर है सारी बात? जी सर। Yes. अच्छा जी। अब सर एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आपको इथाइन दिया हुआ और आपको बोला जा रहा है इथेनॉल बनाए, तो उसमें जो आप हमारी क्लास लीव हो गई थी, हाइड्राइट वाला जो आपने करवाया था मेरे ख्याल से, उसमें वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं ना हम लोग? इथाइन दिया हुआ है और इथाइन से कह रहे हैं कि इथेनॉल बनाए। जी, हाइड्रेशन वाली की यूज कर सकते हैं ना हाँ उसमें? हाँ, हाइड्रेशन से ही होगा। जी सर, बस यही पूछना था। अच्छा जी, रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन। अब अगर मैं किसी इथाइन मॉलिक्यूल का प्योर किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दूं, जैसे सोडियम, तो ये सोडियम 2 मोलर सोडियम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ठीक है यहाँ पे Na बना देगा और यहाँ से ये दो H निकल के क्या बना देंगे? H2। इस कंपाउंड का नाम अभी ऊपर भी हमने लिखा है, इस कंपाउंड का नाम होता है सोडियम एसिटिलाइड। ट्रांसपेरेंट वाइट गदले से PPTs के आते हैं।
इसी तरीके से अगर हम इसका रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्ट, रिएक्शन विद मेटालिक सॉल्ट अगर मैं इसका कराना चाहूँ, जैसे कि मैं सिल्वर एसिटेलाइट ले लूँ और फॉर एग्जांपल मैंने रिएक्शन करवा दिया AgNO3 के साथ। अब क्या होगा कि Ag जो है वो इन दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके समझ लो इनकी जगह पे लग गया, और ये जो हाइड्रोजन होंगे ये इस NO3 के साथ बॉन्ड करेंगे और हमारे पास फॉर्म हो जाएगा HNO3। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, ये बन गया हमारे पास सिल्वर एसिटिलाइट। इसका जो कलर है वो ब्राइट वाइट पीपीटीज होती है, मतलब बहुत ही चमकीला सा सफेद सा कलर आता है। और इसी तरीके से HC, इसका रिएक्शन मैंने CuCl2 से कराया। CuC और Cu, इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा कॉपर एसिटिलाइट। और ये जो कॉपर एसिटिलाइड होता है ना, इसका कलर जो है वो ब्लड रेड होता है, ब्लड रेड पीपीटीज आते हैं, ठीक है, खून की तरह लाल पीपीटीज। एक मर्तबा पेपर में ना ये जो कॉपर क्लोराइड है ना, कॉपर एसिटिलाइड है सॉरी, इस कॉपर एसिटिलाइड का जो है ना वो आपसे कलर भी पूछा गया था कि इनका कलर क्या है, मतलब कॉपर एसिटिलाइड का कलर क्या है। अब आप इससे अंदाजा कर लीजिए कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। क्लियर हो रही है बात बेटा? Yes, sir. सर ये जो इथाइन का रिएक्शन करवा रहे हैं मेटालिक सॉल्ट के साथ, तो मेटल आके लगेगा इथाइन के साथ? क्या मेटल? बिल्कुल बेटा, मेटल ही लगा है हर जगह, तो मैंने तो देखा जैसे यहाँ सिल्वर यहाँ कॉपर। क्या? तुम ये कह रही हो कि मेटल आके लगेगा ना, तो मेटल ही लग रहा है बेटा हर जगह पे। तो वही पूछ रही हूँ, मेटल लगेगा, इस तरह Ag लगा है, CO लगा है। हाँ हाँ, CO नहीं है, CU है, सॉरी CU। Cu ना, वही सही है। और कोई सवाल? बेटा और कोई सवाल? नो, नो सर। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को मतलब अल्काइन हमारा कंप्लीट हो जाता है इस जगह पर, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को के जिम्मे एक क्वेश्चन मैं लगाना चाह रहा हूँ। अल्काइन हमारा कंप्लीट हो गया और कल हमारी एक्स्ट्रा क्लास है, टाइम क्या है? 12 से 1। 12 से 1 तो नहीं है मेरे ख्याल से। 12 से 12:30 होगी। होगी नहीं, देख के बताओ क्या टाइम रखा है कल की एक्स्ट्रा क्लास का। सर 12 से 2 है। आप सही बताएं। तो कल 12 से 2 इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तो ये आपके पास सवाल है बेटा, एन अल्केन एंड एन अल्कीन
और अल्केन अल्कीन, अल्केन और अल्काइल हैलाइड, एन अल्केन एंड एन अल्काइल हैलाइड। अच्छा, मैंने आप लोगों को कल की क्लास में और उससे पहले भी एक आध मरतबा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट समझाए थे कि देखो इस तरीके से ना डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट आते हैं हमारे कोर्स में मुख्तलिफ रिएक्शंस के। तो ये आप लोगों का होमवर्क है जो आप लोगों ने मुझे आज रात तक या कल की एक्स्ट्रा क्लास से पहले पहले कर कर इमेजेस भेज देनी है। और इसको मैं थोड़ा सा वर्बली एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैं डिमांड क्या कर रहा हूँ। भाई कंसीडर कर लो, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब में एक कंपाउंड रखा है मैंने अल्केन, और एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड रखा है मैंने अल्कीन, और मैं कह रहा हूँ कि कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन है मुझे नहीं पता, आप मुझे बता दें। तो ये आपका डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, आपने कौन से सिंपल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने हैं और उन सिंपल एक्सपेरिमेंट की मदद से आप मुझे बता देंगे कि कौन सा अल्केन है कौन सा अल्कीन। ये आपका टास्क है, ये आपको करना है। होप सो आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरी बात समझ में आई है? सर मतलब हम हिंट किस चीज से लें इसके लिए? हिंट किस चीज से लें? हिंट आप रिएक्शंस ऑफ अल्केन अल्कीन और अल्काइन से हिंट ले सकते हैं। सर ये तो सब हाँ, तो अभी तक जो कुछ सब पढ़ा है तो वो सब कुछ ही होगा ना, सब आधा अधूरा तो काम देने से रहा। ओके सर। ठीक है भाई, चलें फिर आप लोगों से बाकी बात कल करेंगे इंशाल्लाह 12 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और